वो प्रकृति वाले नियम है वो सब छूट जाएंगे। ये 4 बजे उठती है, जितने भी पक्षी हैं सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जग जाते हैं, और सुबह उठते जगते ही सुबह अपना अपना काम में लग जाते हैं। और आपने देखा है शाम को सूरज छिपे से पहले आपको कोई भी पक्षी मिलेगा नहीं घरों में और में दाना चुगता हुआ। सूरज छिपने से 1 घंटा पहले पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं ना, और सुबह टाइम से खाना पीना शुरू कर देते हैं। कोई पक्षी बीमार होता है, कोई पक्षी कुदरती प्रकृति रूप से हो रहे हैं, वो बात अलग है। जैसे शुगर है, बीपी है, और कोई जितने रोग हो रहे हैं आदमी को, क्या वो सब रोग हो रहे हैं? बैठ जाए जब करके, हाँ, कोई रोग नहीं हो रहा, कोई रोग नहीं हो रहा है। तो रोग आदमी को ऐसे ही होता है क्योंकि प्रकृति के साथ नहीं जीता। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? हमारा शरीर जो है प्रकृति से बना हुआ है। जो चीज प्रकृति में है वही हमारे शरीर में है, ठीक है ना। जो हवा, जो पानी, जो मिट्टी, वो पूरी है, वही तो है ना। अब जो हम सांस कहाँ से ले रहे हैं? सांस हवा से तो ले रहे हैं, वो हवा हवा अलग है। जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा अलग है। हवा तो उसी से आ रही है ना। अगर वो खराब होगी तो ये खराब नहीं होगी। ये तो खराब कर देंगे तो वो शुद्ध कर देगी, उल्टा होता है, सांस घुटने लगता है ना। हाँ, तो प्रकृति हमारी जुड़ी हुई है, उस शरीर से प्रकृति जुड़ी हुई है। तो जब प्रकृति की उल्लंघना करते हैं हम तो दिक्कत होती है। पशु पक्षी सारे नहीं करते, स्वस्थ रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। हम लोग आलस करते हैं, जानते भी हैं भी जल्दी उठना चाहिए, काम करना चाहिए, फिर भी आलस करते हैं। होता तो आलस ही है और कुछ नहीं होता। ये नहीं कि कोई उसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब हमें तो आदत पड़ी हुई है वो उस टाइम की उठने की, और आज की नहीं है। मेरी बचपन से ही 3, साढ़े 3, 4 बजे के, मतलब 3 और 4 के बीच में उठना। 3:30 बजे, लगभग 3:30 बजे का, 3:30 बजे छोटे से लेके आज तक नियम वो ही रहा है। ठंडे पानी से नहाना और जल्दी उठना। कि चाहे लेट सोऊं भले। अब परसों सत्संग, रात को सत्संग कर रहे थे लड़के मेरे पास, 11:15 बजे गए थे, 12:30 बजे सोया हूँ मैं। 12:30 सो करके फिर ये मतलब थोड़ी है कि 6 बजे उठूंगा। वही 4 बजे की टाइम, 4 बजे खड़े हो गए हम तो। उसी टाइम पर जाग आ जाएगी। नियम बना के रखोगे तो। जब नियम नहीं बनाया, आपने सोच लिया कि मुझे आलसी करना है, तो फिर करते रहो। तो जल्दी उठने का नियम होना चाहिए। जाग तो आएगी ना जब जागना चाहोगे। जब जागने नहीं चाहोगे तो कैसे जगोगा? हाँ, जागना अगर टाइम से होगा, पहले सुनो, बोलो कम, पहले सुन लो बात को, फिर बाद में बोलना। अगर जागना टाइम से होगा तो सोना भी टाइम से होगा, और सोए टाइम से जागना। रात को तो आधी रात तक सोते नहीं है, कुछ ना कुछ लगे रहेंगे काम में, फिर गड़बड़ होगा। और दिन छिपे के बाद में खाना, जब दिन छिपे के बाद में रात को जो खाते हैं, रात को खाना कोई इंसानों के लिए थोड़ी है ना। रात का खाना तो पशुओं के लिए। निशाचर, पशु भी नहीं खाते, निशाचर कहते हैं रात को चरने वाले जो पशु हो, राक्षस हो, जो रात्रि के ही, जिनके लिए रात्रि बनाई गई है। जैसे उल्लू है, वो दिन में उसको दिखता नहीं है। चमगादड़ है, उसको दिन में दिखता नहीं है। ये रात को उड़ते हैं, रात को खाते हैं चमगादड़ को, हाँ, चमचेड़ को, ठीक है ना। दिन में बहुत कम दिखता है उनको, तो रात को घूमते हैं वो रात वाले हैं। जो रात वाले हैं वो रात को करें, इंसान थोड़ी रात के लिए। तो अगर रात को ये सारी क्रिया बिगाड़ेंगे तो शरीर बिगड़ेगा। शरीर में रोग पैदा होने ही होने हैं। अब ये कहते हैं शरीर में अभी से ही हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? शरीर के कुछ न कुछ नियमों का पालन नहीं किया, कहीं न कहीं ध्यान नहीं रखा, तब शरीर में तकलीफें होती हैं। ध्यान रखते हैं तो होगी। ये नहीं कि कोई आदमी बहुत ध्यान रखता है तो शरीर में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से होगी, बहुत कम होगी। हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतनी होगी। बे टाइम बे ज़रूरत के जो आ जाती है तकलीफ, वो हमारी किसी न किसी भूल से आती है। आदमी के श्वास तो परमात्मा ने दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जितने श्वास दिए उतने ही आएंगे। अगर आपने गलती करी तो
बीच में ही टूट जाएंगे। आपको एक चीज़ दे दी पर बरतने के लिए कि 10 लीटर पानी दे दिया आपको, अब 10 लीटर की बोतल पानी की आपके पास रख दी, आपको कभी आपको पूरे 10 लीटर पानी है, आपको पूरे दिन नहीं मुकेगा, क्योंकि 10 लीटर आप पी नहीं पाओगे, उससे 2 लीटर फालतू ही है। और आपने एक बार वो पीने के बजाय एक बार नहा धो करके एक टाइम में खर्च कर दी, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन है? फिर पूरे दिन तिस मरो और बाद में कहोगे जी आपने तो कहा था ये पूरे दिन नहीं मुकेगा, मेरे तो एक टाइम में खर्च हो गया। तो एक टाइम में खर्च हो गया तो वो उसकी अकल से हो गया ना, उनकी अकल से थोड़ी हुआ है। ऐसे सारी चीज़ जो परमात्मा ने हमें दे रखी है उसको बिगाड़ने वाले हम हैं। सुन रहे हो ना? और सुनो, जो रिश्ते हैं, रिश्ते भी हम ही बिगाड़ते हैं, दूसरा कोई नहीं बिगाड़ता। कहीं न कहीं रिश्तों के अंदर कमी हम रखते हैं, कहीं न कहीं मिस्टेक होता है। अच्छा, शरीर के लिए तो पूरे ही हम जिम्मेवार हैं, लेकिन रिश्तों के लिए अगर 2 रिश्ते हैं तो दोनों जिम्मेवार हैं, 3 रिश्ते हैं तो तीनों जिम्मेवार हैं, 4 रिश्ते हैं तो चारों जिम्मेवार हैं। ठीक है ना? अगर घर में 4 व्यक्ति हैं, चारों के संबंध है, तो चारों ही जिम्मेवार हैं, एक जिम्मेवार नहीं है उसमें, एक से नहीं होगा ये, ना एक से रिश्ता सुधरेगा ना एक से बिगड़ेगा। ठीक है? चारों के चारों उसमें जिम्मेवार होंगे, पर कोई उसमें ऐसा हो कि उस चीज़ को समझ ले, जहाँ दिक्कत हो रही है, जहाँ गड़बड़ हुई है उसको ख़त्म कर दे, तो वो बिगड़ेगा नहीं। वो चीज़ किससे आएगी? वो समझने से आएगी, विचार से आएगी। हर चीज़ समझ से और विचार से जी जाती है, और कुछ चीज़ें भावनाओं से जी जाती है। रिश्तों में भावना भी जरूरी होती है। हर वक्त दिमाग से तो रिश्ते चलते नहीं है। तो जहाँ संबंध है वो संबंध किससे है? भाव से है। तो जिस भाव से जो संबंध है उस भाव का भी कदर करना चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। माँ का रिश्ता है तो जो हमारा माँ के साथ जो रिश्ता है वैसी हमारी माँ के प्रति भावना भी होनी चाहिए, वैसा माँ के प्रति हमारा बर्ताव भी होना चाहिए, वैसे माँ के प्रति हमारे विचार भी होने चाहिए। अब हमने रिश्ता तो मान लिया कि हमारी माँ है, अब माँ जैसा कुछ भी व्यवहार नहीं है, ना मान रहे हैं, जैसे मुंह में आ गया वैसे बोल दिया, अपमान करने अपमान कर दिया, बड़ा छोटा देखा नहीं, समय कुछ समय देखा नहीं, तो फिर वो माँ का रिश्ता क्या रह गया? नहीं रहा। इसी प्रकार पति पत्नी का रिश्ता है, पत्नी अपना फर्ज करेगी तो पति का भी तो कर्तव्य है, पति का कर्तव्य होता है पत्नी के लिए, वो उसको करना चाहिए, और जो पत्नी का होता है वो उसको करना चाहिए। पहले अपना कर्तव्य पूरा कर दे बस, ठीक है ना? हम दूसरे का तो नहीं कर सकते, हम अपना कर सकते हैं। पहले हम अपना कर्तव्य पूरा कर दें, फिर दूसरे को करना ही पड़ेगा। फिर उसको अगर नहीं करेगा तो उसको फिर दूसरे लोग समझाएंगे, दूसरे कहेंगे ये तो ठीक है तू ही गड़बड़ कर रहा है, ये तो ठीक है तू गड़बड़ कर रहा है। पहला भी उसको उसकी गलती निकालेगा, दूसरा भी उसकी गलती निकालेगा, तीसरा भी उसकी गलती निकालेगा। वो कब तक बचेगा? कब तक बचेगा? एक दिन उसको सुधार करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो दुखी वो होगा, साथ वाला भी दुखी होगा, लेकिन वो उतना नहीं होगा, वो तो इतना ही दुखी होगा जितना मान लेगा, लेकिन उसको होना ही पड़ेगा। फिर गुरुजी क्या कहते हैं? अपनी गलती, गुरुजी कहते थे अपनी गलती अपने को मार करती है, दूसरे को नहीं। हाँ, गलती करने वाले को अलग से दंड देने की जरूरत नहीं रहती। वो गलती जो किया ना, वो गलती ही उसको दंड दे देगी, उसी से वो परेशान हो जाएगा। तो गलती हमें अपने कर्तव्य पर, अपनी गलती पर पहले ध्यान देना चाहिए। अपने में गलती, अपने अगर दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आप में कमी है तो ज़रूर उसको देखना चाहिए, पहले ठंडे दिमाग से, अच्छे विचार से उस पर निर्णय कर लेना चाहिए। तुरंत जवाब मत दो कि नहीं मेरे में तो है नहीं गलती, तुम्हारे में तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। पहले अच्छी तरह से सोच ले, समझ ले कि हाँ ये बोली हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है। नहीं है तो कोई दुखी होने की बात नहीं है, अगर है तो भी दुखी होने की बात नहीं है, बदल लेंगे। अगर वो जो आगे वाला व्यक्ति बोल रहा है वो दोष मेरे में है तो भी दुखी होने की बात नहीं है, तो भी प्रसन्न होना चाहिए कि कम से कम उसने हमारी गलती बताई तो सही, तो उसको बदल लेंगे। अगर उसने बताई और हमारे में है तब भी गुस्सा होने की बात नहीं है, हमारे अंदर है ही नहीं, बात खत्म हो गई। अब किसी ने कहा कि आप पे काला सा लगा है,
अब कालस देखने के बजाय पहले उस पे लड़ पड़े, तेरे पे लगाओ, तेरे बाप पे लगाओ, तो बात बढ़ी जाएगी ना। पहले देख लिया कि कालस है नहीं है, तो वो देख लिया नहीं, वो तो सभी को दिख जाएगा नहीं है, ठीक है ना। हम अब कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य की में कमी रख लेते हैं, अपना कर्तव्य गड़बड़ हो जाता है। जब अपना कर्तव्य पूरा नहीं होता तब कोई न कोई समस्या आती है। तो एक तो अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है, दूसरा अपने विचारों पर, जैसे विचार सुंदर से सुंदर विचार बनाओ, उन विचारों से ही आपका आचरण बनेगा, यानी कार्य होगा, और कार्य से आगे परिणाम आएंगे। तो बदलना, अपने विचारों को बदलना है, अपने विचारों में आनंद, सुखी होना, आनंदित होना, शांति आना, वो अपने विचारों में है। हम अपने विचारों से दुखी हो जाते हैं। अब एक कमरे में अकेले बैठे हुए हैं और बैठे बैठे क्या करें, विचार आ गया कि आज से 10 साल पहले फलाने आदमी ने मुझे गाली निकाली थी। अब ये विचार ही तो आया ना, और इतना विचार आते ही अंदर जो है अब गुस्सा आना शुरू हो गया। कभी मिल गया ना तो उसकी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, उसको 4 सुनाऊंगा। अब कमरे में बैठा तो अकेला कमरे में है, अकेले ही कमरे में बैठा है, ना वो दुश्मन पास में है ना और है। वो तो पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया 10 साल बाद में, लेकिन वो तो बैठा बैठा आपकी छाती जला रहा है ना, दुखी हो रहे हैं। तो ये जो बुरे विचारों का जहर है वो हम ही पे पी रहे हैं ना। जब जहर हम पिएंगे तो मरेगा कौन? जो पिएगा वही मरेगा ना। अगले वाले को तो पता ही नहीं आप क्या सोच रहे हो। आपने अच्छा सोचा है कि बुरा सोचा है उसकी तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें फर्क पड़ रहा है। तो एक तो विचारों, अपने कर्तव्यों को, दूसरा अपने विचारों को, ठीक है, 2 बातें हो जाए। तीसरा, जीवन में नियम होना चाहिए, कुछ करो, आलस मत लेके आओ। अपने शरीर को सुधारो, मन को सुधारो, बुद्धि को सुधारो, जब सुधर जाएंगी। जब एक दिया जलता है तो दूसरा दिया भी जलेगा। जब हम सुधरेंगे तो पतना देव सुधरेंगे, हैं? जब हम सुधरेंगे तो घर परिवार सुधरेगा। हाँ जी, ना ना ना, कोई परमानेंट नहीं है। ये शरीर परमानेंट नहीं है, मन परमानेंट नहीं है, बुद्धि परमानेंट नहीं है, हाथ पैर परमानेंट नहीं है। कभी कुछ हो सकता है, किसी के हाथ कहीं रुक सकता है, पैर कहीं रुक सकता है, आँख कहीं रुक सकती है, कान कहीं रुक सकता है? क्या आप पता था? हाथ पैर कल तक रोज 30 किलोमीटर रोज मोटरसाइकिल घूमता था, है? और आज देख लो, मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ने की तो सोचो, पास में भी जाने की हालत नहीं है। तो ये पुर्जे पता नहीं कहाँ जवाब दे दें, ये तो कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए जब जो चीज़ आपके पास है उसका उसी टाइम में सदुपयोग कर लो। एक बात हो रहा है, जिसने वर्तमान नहीं सुधारा, गुरुजी कहते हैं उसका भूत और भविष्य दोनों बिगड़ जाएगा। भूतकाल तो किसी काम का है ही नहीं, वो तो गया, ठीक है। और भविष्य कौन सा आएगा? जो जॉब करेंगे सोई तो भविष्य बनेगा। तो जिसने वर्तमान संभाल लिया उसका भूतकाल और भविष्य काल दोनों ही सुधर जाएंगे। इसलिए अपने हाथ में क्या है? वर्तमान ही तो है। आगे वाला समय तो अपने हाथ में है ही नहीं, और पीछे वाला तो किसी का आया ही नहीं, तो उसको तो सोच ही नहीं सकते। आप पीछे का याद कर करके सोचते रहे, पहले ये करते थे, ये उठते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, खेलने चले जाते थे, ये करते थे, वो। अब पीछे की सोचते रहो, क्या वो लौट के आएगा? तो सोचने में समय खराब ही तो करना है, कैसे ही करना है, खराब करना है ना। तो पीछे का सोचना नहीं है, पीछे चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया उसको तो कुएं में डालो। और आगे वाला अभी आया नहीं, इसलिए आगे क्या करूँगा, सेक चली तरह मन ही मन में हवाई जहाज उड़ा। अब हवाई जहाज उड़ा रहे हैं मन में बैठे हुए, वो ना हवाई जहाज मिलने वाले और ना यात्रा होने वाली। यात्रा तो अभी होगी, इसी टाइम की यात्रा होगी, इसी टाइम की ही यात्रा होनी है जो अभी आप कर रहे हो। अगर आप अभी नहीं किया, अभी नहीं संभले, तो फिर कभी नहीं संभले। संभलना आज ही होगा, आज को ही संवारना होगा। आज का वर्तमान ही हमारे हाथ में है, और अब का संभल गया तो सब संभल जाएगा। और बिगड़ता क्या है? थोड़ा थोड़ा में बिगड़ता है, बात रखो। कहते हैं ना कि माड़ी सी होगी तो माड़ी सी तो गलती, इतनी बात से क्या होता है, माड़ी सी तो गलती हुई है। अच्छा, आपने पीपल का बीज देखा है? कितना का होता है, कितना बड़ा होता है? क्विंटल 2 क्विंटल का होता होगा, बहुत बारीक होता है। कितने ग्राम का होता है? अब मैं पढ़ी है, बता। पीपल का बीज कितने ग्राम का होता है? ग्राम में तो 1 ग्राम में तो कई हजार बीज चढ़ जाएंगे, ठीक है ना।
तोला तो नहीं, पर अनुमान तो लगा सकते हो। चीज तोली तो नहीं, पर अनुमान तो लगी जाती है भी ये चीज इतनी हो सकती है। 1 ग्राम में कई बीज चढ़ जाएंगे, और इतना बारीक बीज, उससे वृक्ष उसी से तो पैदा हुआ है, ये उसी से ये वृक्ष पैदा हुआ है, उसी बीज से। और इतना बारीक बीज है, ठीक है ना। उसका बीज दिखता तो है, पीपल का वृक्ष तो आंखों से देखोगे तो दिख जाएगा, लेकिन जिससे इंसान पैदा होता है, जिस बीज से, वो बीज दिखता है क्या? इतना बारीक उसमें होता है। एक व्यक्ति के, एक आदमी के एक बार के मल के अंदर एक बार करोड़ों अरबों बीज होते हैं इंसान के, उसमें से एक ही बीज कामयाब होता है, और उस बीज से जो दिखाई भी नहीं देता, और उस बीज से आदमी बन जाता है, इंसान बन जाता है। और वो आदमी क्या क्या कर्म कर लेता है, और कहाँ के मारे कहाँ पहुँच जाता है, उसकी यात्रा कहाँ से है देख लो। जो दिखाई भी नहीं दे रहा, एक मल के अंदर पड़ा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है, वो जीव जो दिखाई भी नहीं दे रहा, वो जीव जब सही जगह पर पहुँच जाता है, माँ के गर्भ में पहुँच जाता है, तो वहाँ से कैसे कैसे बन करके और कहाँ तक पहुँच जाता है, उसकी यात्रा कहाँ तक जाती है, वही इंसान बनता है, वही देवी देवता बनता है, वही ब्रह्मा विष्णु शिव बन जाता है, वही भगवान बन जाता है, पर ब्रह्म बन जाता है। यहाँ से लेके आत्मा तक की यात्रा है उसकी, कितनी बड़ी यात्रा है। और देखने में कुछ भी नहीं है, आदमी का तल है, इतनी क्या बात है, माड़ी सी तो गलती है। अरे माड़ी सी नहीं है वो, अभी लग रही है माड़ी सी, लेकिन आगे चल करके वो वृक्ष बनेंगी, आगे चल कर उसका विस्तार होगा, उसमें पेड़ पौध, फूल, पत्ती, टाना, तने, क्या क्या उसके अंदर आने वाले हैं, कितने बीज और पैदा होने वाले हैं। एक बीज से कितने बीज होंगे, फिर एक से एक बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस यात्रा का कोई अंत है क्या? यहाँ शुरुआत इतने से होती है। आदमी कहता है एक दिन पी ली तो क्या हो गया, एक दिन पीने से क्या होता है। अरे एक दिन पी ली वो एक दिन नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। गुरुजी सुनाया करते हैं कि एक आदमी सो रहा था रात को सो रहा था, और उसकी छाती पर से चूहा निकल गया। उठा सुबह आके बड़ा परेशान, 10 आदमी खड़े थे, कहते जी बहुत हालत खराब हुई। क्या कि रात को मेरी छाती से चूहा निकल गया। एक बार सुना, 2 बार सुना, एक आदमी कहने लगा, कह रहे यार तू क्या चूहा निकल गया कर रहा है, निकला तो चूहा ही है, कोई हाथी तो नहीं निकला, इतना परेशान क्यों हो रहा है। वो कहता है इसी बात की तो परेशानी है कि जब मेरी छाती के ऊपर से रास्ता बन गया, तो आज चूहा निकला, कल को हाथी भी निकल जाएगा, कल को हाथी आएगा तो क्या करूंगा। इसी बात की तो चिंता मुझे हो रही है कि रास्ता मेरी छाती के ऊपर से हो गया। ये दृष्टि किसी किसी में आती है विचार की कि जो हम छोटी गलती कर रहे हैं वो एक दिन बड़ी होती है। जब बच्चा चोरी करने सीखता है ना, तो पहले दिन ही छोटा बच्चा करोड़ों का डाका नहीं डालता। पहले तो क्या चुराएगा, किसी चप्पल चुरा ली, किसी खाने की चीज़ चुरा ली, कोई 1 रुपया इक्का दुक्का रुपया चुरा लिया, किसी की छोटी मोटी पिलसन भरता स्लेट चुरा ली। चोरी यहीं से चलती है। और उसको नहीं रोका गया, उसने किसी का चौक चुराया, किसी की स्लेट चुराई, किसी की दवा चुराई, किसी की कॉपी चुराई, किसी का, अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो एक दिन वो क्या बनेगा, डाकू तो बनेगा। वो कहाँ पर पहुँचेगा फिर, उसका अंत कहाँ होगा बताओ। उसका अंत जेल में और फांसी पर होगा। सुल्तान डाकू का ये तो हुआ था ना, सुना है उस सुल्तान डाकू के बारे में, क्या हुआ था, क्या किया था उसने। जब उसको फांसी की सजा सुनाई गई, तो डाकू को जब सुनाई गई फांसी की सजा, तो आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि अब तो फांसी पे चढ़ाना ही है आपको, आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा हमारी आखिरी इच्छा ये है कि हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। कि माँ से मिलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आखिरी समय तो सभी की पूरी करी जा सकती है। और माँ बाप से, परिवार से मिलना तो कोई स्वाभाविक की बात है। तो उन्होंने कहा वहाँ पर कचहरी के अंदर माँ को बुलाया जाओ। माँ को लेकर के आए। जैसे ही माँ आई कि माँ से मिलना चाहता हूँ मैं। माँ को पास में आई तो उसने हाथ में उसका छुरा चाकू तो था नहीं, तो उसने अपने दांतों से माँ का नाक काट लिया। पूरी कचहरी में लोग हैरान हो गए भी, इसने अपनी माँ का ही नाक खा गया ये। तब उसने पूछा जज ने उससे कि तुमने इतना बड़ा अपराध क्यों किया, अपनी माँ का भी तुमने नाक खा लिया। उसने कहा जो मुझे आज जो फांसी लग रही है ना, उसका कारण मेरी माँ है। पहले दिन जब मुर्गी का अंडा चुराया था तब माँ ने शाबाश दी थी,
उसी दिन एक थप्पड़ मार देती तो मैं आज ना डाकू होता ना मुझे फांसी होती है? इसका कारण यही है। तो हम छोटे से बच्चे को सिखाते हैं ये गलती मत कर, ये गलती मत कर, ये गलती बच्चे तो छोटी छोटी गलती करते हैं, बड़ी थोड़ी करते हैं। लेकिन छोटी छोटी गलतियों पर उनको नहीं सिखाया तो फिर वो क्या करेंगे, बड़ी गलती करेंगे। ना रोकेंगे तो बड़ी ही गलती करेंगे, तो फिर वो आगे बढ़ जाती है। तो हर चीज़ छोटे से ही बड़ी होती है। कभी किसी को अगर भूल चूक हो तो उसको भूल चूक की तरह समझ करके उसका निवारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इधर से सुना इधर से निकाल दिया, इससे फ़ायदा नहीं होता। तो इन बातों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की होता है, ठीक है ना।